नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो केसेस जो रिजेक्ट हुए। तो अगेन डिस्क्लेमर कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल केसेस हैं, बिल्कुल अपनी तरफ से बनाया गया है, बस प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है ताकि आपको लगे कि कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस है। पर्पज़ यही है कि आपको समझ आए कि जब कोई केस को एसेस किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या चीज़ें चेक करते हैं और किस बेस पे डिसीजन लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस की शुरुआत करता हूँ। इस केस में क्लाइंट क्या कर रहा है? क्लाइंट एक ट्रेडर है साइकिल पार्ट्स का। तो लुधियाना में ऐसे ट्रेडर्स आमतौर पे पाए जाते हैं। तो साइकिल पार्ट्स को ट्रेड करता है और ट्रेडर भी क्या, ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। 100% एक्सपोर्ट है, कोई डोमेस्टिक सेल नहीं करता। बट हाँ, जहाँ पे एक्सपोर्ट करता है वो कंट्रीज बहुत मतलब पुअर कंट्रीज हैं। पुअर इन द सेंस कि वहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं है। वहाँ पे कंट्रीज, इन कंट्रीज में कई बार तो फॉरेन करेंसी खत्म हो जाती है, तो इन वजह से पेमेंट बड़ी लेट हो जाती है, लाइंस क्लियर नहीं होती और वहाँ पे सरकार का रूल्स रेगुलेशन सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो जिम्बाब्वे हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, इस तरह की कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट था, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। क्लाइंट ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए की एग्जिस्टिंग लिमिट लेके बैठा हुआ था और 3 करोड़ की लिमिट की हमसे डिमांड कर रहा था। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। सिबिल में कोई चैलेंज नहीं था, बैंक स्टेटमेंट में कोई चैलेंज नहीं था, बिल्कुल चर्निंग प्रॉपर थे, कोई इनवर्ड बाउंसिंग, चेक बाउंसिंग नहीं, कोई पेनल नहीं, कोई ओवरड्यू नहीं, सब कुछ क्लियर। 100% कवर मिल रहा था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये कुछ ब्रीफ फैक्ट्स थे केस के। ठीक है। तो जब हमने केस की असेसमेंट शुरू की तो हमने फाइनेंशियल्स बनाए, तो हमारे पास ये पिक्चर थी कि 2022 में उसने 6 करोड़ का सेल किया, 8 करोड़ का सेल किया। एबिडा मार्जिन ट्रेडर के केस में बहुत कम होता है, 2.1%, 1.9%। कैपिटल उसकी 2.5 करोड़ की, 2.7 करोड़ की एक्सेप्टेबल कैपिटल है। पर ये हमारे लिए बड़े कंसर्निंग पॉइंट थे। ये बड़े कंसर्निंग पॉइंट थे कि डेटर डेज 290 दिन और 310 दिन, यानी कि 8 करोड़ से भी ज्यादा के डेटर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन कंट्रियों में पेमेंट निकलवाना बड़ा डिफिकल्ट है। क्रेडिटर्स, अगर पार्टियों से पेमेंट लेट आएगी तो ऑब्वियसली आगे भी तो ये लेट ही करेगा। 270 दिन की पेमेंट, 330 दिन की पेमेंट, आगे इनको भी लेट कर रहा है पेमेंट। ठीक है। तो आजकल इतनी ज्यादा लेट पेमेंट्स कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता इतनी ज्यादा लेट पेमेंट्स। स्टॉक 40 दिन का करीब करीब रखता था, इतना ट्रेडर्स 30-40 दिन का स्टॉक अपने पास रेडी बना के रखते ही होते हैं। तो ये उसकी कुछ फाइनेंशियल्स के स्नैपशॉट थे जिसका मैंने आपको बताया। अब आप खुद सोचिए कि एक एक्सपोर्ट यूनिट है, एक एक्सपोर्ट यूनिट को मैं ओडी लिमिट तो प्रेफर करूंगा नहीं देना। मैं क्यों दूं ओडी लिमिट? जब कोई बंदा 100% एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसको पैकिंग क्रेडिट लिमिट देना चाहूंगा, ईपीसी, पीसीएफसी, पोशिपमेंट, पैकिंग रेट देना चाहूंगा। पैकिंग रेट में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, प्री प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट। ठीक है। प्री शिपमेंट में क्या होता है कि आपको स्टॉक प्रोक्योर करने के लिए पैसे चाहिए। पोस्ट शिपमेंट में क्या होता है कि आपको डेटर्स फंड करने के लिए पैसे चाहिए। अब प्री शिपमेंट की बात करें तो प्री शिपमेंट की एलिजिबिलिटी मेनली डिपेंड करती है स्टॉक और क्रेडिटर के ऊपर। अगर कोई बंदा 40 दिन का स्टॉक रख के बैठा हुआ है पर उस क्रेडिटर को 330 दिन में पेमेंट कर रहा है, तो यानी कि उसका सारा प्री शिपमेंट का एक्सपेंस तो ऑलरेडी फंडेड है। एक्सपेंस ऑलरेडी फंडेड है प्री शिपमेंट का, तो उसको प्री शिपमेंट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो यहां पे तो नेगेटिव है उसका साइकिल 270 दिन से स्टॉक और क्रेडिटर का। तो प्री शिपमेंट पूरी फंडेड है। तो पोस्ट शिपमेंट में मैं डेटर्स देखता हूं खाली, तो डेटर्स 310 दिन के, और ये वो भी इन कंट्रीज के। तो 310 दिन के लिए मैं पोस्ट शिपमेंट क्या दूंगा? ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की दे दूंगा, 120 दिन की दे दूंगा, 180 दिन की दे दूंगा, इतने दिनों की दे दूंगा पोस्ट शिपमेंट। पर क्लाइंट को तो पेमेंट ही 300 दिन में आ रही है। तो दैट मीन्स प्री शिपमेंट के लिए एलिजिबल नहीं क्लाइंट, पोस्ट शिपमेंट के लिए एलिजिबल नहीं क्लाइंट। और ओडी लिमिट तो मैं देना चाहता नहीं था, क्योंकि इतने कोई फैक्ट स्ट्रांग नहीं थे कि मैं ओडी लिमिट देना चाहूँ, और 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। और यहां पे अगर आप एक और चीज भी देखें, क्लाइंट का जो नेट साइकिल है वो कितना निकल के आ रहा है, वो डेटर्स प्लस स्टॉक कितना बन गया? 350 दिन माइनस 330, यानी कि नेट साइकिल इस बंदे का कितने दिन का है? 20 डेज का नेट साइकिल है। तो अगर उसकी 8 करोड़ की सेल है तो 8 करोड़ इंटू 20 डिवाइड बाई 360 कर लेते हैं, तो ये उसकी टोटल लिमिट की रिक्वायरमेंट बनती है। तो कितनी लिमिट की रिक्वायरमेंट बनी देखिए कैलकुलेटर पे करके, 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 360, तो 44 डेज की अप्रोक्सीमेटली लिमिट की रिक्वायरमेंट बनती है। और 44 लैक्स की, सॉरी, 44 लैक्स की लिमिट की रिक्वायरमेंट बनती है, जबकि उसकी 2 करोड़ ऑलरेडी चल रही है और हमसे 3 करोड़ की डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो हम नेगेटिव हो गए केस पे, ऑब्वियसली रिजेक्ट ही करना था, पर कुछ और फैक्ट्स भी थे
जो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब इस केस के ऊपर हम डिस्कशन करने गए तो देखिए उसका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल था, तो उसको प्री शिपमेंट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी। पोस्ट शिपमेंट के लिए साइकिल बहुत हाई था। हम ओडी देना नहीं चाहते थे क्योंकि 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, क्यों दे ओडी लिमिट। 20 दिन का नेट साइकिल है तो उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 44 लाख या 50 लाख के करीब करंट सेल पे, तो इतनी बनती थी। विजिट करने गए तो विजिट पे बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं थी वहां पे, बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी नहीं। रिसेप्शन पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, अकाउंटेंट भी एक मरियल सा घूम रहा था वहां पे, कोई और लेबर का बंदा नहीं। फैक्ट्री बाहर से बंद पड़ी थी, जब जाके खुलवाई हमने, हमारे फोन करने पे प्रमोटर वहां पे फैक्ट्री के अंदर एंटर हुआ। 43 BH का नेगेटिव इंपैक्ट देखिए इस क्लाइंट के ऊपर। 43 BH में हमने एमएसएमई को 45 डेज में पेमेंट करनी होती है, राइट। तो ये जो बंदा था हमारा, ये बंदा एमएसएमई से बाय कर रहा है, एमएसएमई से बाय कर रहा है, तो इसको क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने दिन में करनी चाहिए? 45 डेज में पेमेंट करनी चाहिए। और ये रूल्स सख्त होते जा रहे हैं और इसको करनी भी पड़ेगी पेमेंट, अगर नहीं करता तो दिक्कत में फंसेगा लॉफुली। पर इसका डेटर्स की पेमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वो कभी भी बोल नहीं सकता कि भाई मेरे को 45 डेज में पेमेंट करो। डोमेस्टिक कोई साइकिल उसका है नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बंदा जो अपने पार्टियों से पेमेंट 45 डेज में रिकवर नहीं कर सकता, पर हमारे कानून के हिसाब से इसको यहां पे 45 डेज की पेमेंट करनी पड़ेगी, ये तो फंस गया बंदा। और जब विजिट पे बात चली तो विजिट पे भी यही डिस्कशन हुआ, वो खुद ही कह रहा था कि मैं फंसा हुआ हूं इस चीज में कि मेरे को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, राइट। और ये 43 BH का एक ड्रॉबैक भी है कि एक्सपोर्ट वाले बंदों को बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट वाले बंदों का पेमेंट रिसीव करने में कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो 43 BH में गलत फंस गया था, वो बुरी तरीके से फंस गया था, ठीक है। और प्रमोटर खुद भी मीटिंग पे बोल रहा था कि जो क्रेडिटर्स हैं वो मेरे तो पीछे पड़े हुए हैं जी, कि वो कह रहे हैं कि बार बार सर पेमेंट करो, हमारा पैसा चाहिए, हमें अपना पैसा चाहिए। और कह रहा था कि मैंने उनकी पेमेंट नहीं की तो मैं बीच में अपनी वाइफ के साथ सिंगापुर निकल गया 15 दिन के लिए रिलैक्स होने के लिए, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने किस तरीके से पैसे अरेंज किए। तो ऐसी नेगेटिव बातें कर रहा था, तो ऑब्वियसली हमें भी नेगेटिव होना ही था। फिर प्रॉपर्टी के ऊपर अब जब हम 100% कवर की बात करते हैं, तब जब विजिट करने गए तो चलते गए गाड़ी पे, और प्रॉपर्टी पहुंचने को ही ना आए कि कहाँ पे उसकी इंडस्ट्री लोकेटेड है। इतनी दूर जाके वहां पे लोकेटेड थी कि उस इंडस्ट्री के आसपास कोई और इंडस्ट्री नहीं, आसपास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर खेतों की जमीन वहां पे बनी हुई थी। हालांकि इसने एनओसी ली हुई थी, पर आप खुद सोचिए ना कि ऐसी जगह पे, इतनी डिस्टेंट लोकेशन पे जहां पे अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है, वहां पे जाके क्या कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएगा? कल को डिफॉल्ट होता है तो क्या मार्केटेबिलिटी है इस तरह की प्रॉपर्टी की? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने केस को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हालांकि क्लाइंट प्लेन टेक ओवर के लिए भी एग्रीड था कि चलो एनहेंसमेंट मत दो, मेरा प्लेन टेक ओवर कर लो। तो प्लेन टेक ओवर में भी कौन सा क्लाइंट एग्रीड होता है? वही क्लाइंट एग्रीड होता है जिसके एग्जिस्टिंग बैंक में भी कोई दिक्कत चल रही हो, यानी कि एग्जिस्टिंग बैंक भी उसको कुछ ना कुछ बोल रहा होगा कि अब भाई साहब निकलो यहाँ से, छोड़ो हमारा साथ और अपना कोई और दिखो बैंक, ठीक है। तो ये टोटलिटी में हमें कभी देखना होता है केस को, टोटलिटी में देख के केस को डिसीजन करना होता है। देन बढ़ते हैं केस नंबर 2 की ओर। केस नंबर 2 हमारे पास आया था बैंकिंग प्रोडक्ट में। बैंकिंग प्रोडक्ट में खाली क्या होता है कि आपके पास केवाईसीज आते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, और आपके पास वो होता है अपना सिबल्स के लिए केवाईसीज होते हैं, ठीक है, केवाईसी एंड सिबल्स, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ही होते हैं। तो क्लाइंट का क्या काम था? फैब्रिक की ट्रेडिंग करना। तो ये केस मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि इस क्लाइंट की एक सिस्टर कंसर्न हमारे पास ऑलरेडी चल रही थी, जिसके अंदर अराउंड 2 करोड़ रुपए की लिमिट हमने दे रखी थी। सिस्टर, उसका कंडक्ट भी सेटिस्फैक्टरी चल रहा था, हमारे बैंक में कोई ऐसा कोई डेलिक्वेंसी रिपोर्ट हुई नहीं थी। तो वो सिस्टर कंसर्न का केस मैंने देखा नहीं हुआ था, पहले से चल रहा था, और वो सिस्टर कंसर्न में कंडक्ट भी सेटिस्फैक्टरी था, और उसकी एक और एंटिटी ने खाली 50 लाख रुपए की लिमिट के लिए हमारे पास अप्लाई किया था। ये 50 लाख रुपए की लिमिट थी, तो इसके लिए उसने अप्लाई किया। तो ऑब्वियसली जो सेल्स टीम गाय था, सेल्स टीम वाले बोल रहे थे कि भाई बिल्कुल ठीक क्लाइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टिंग फर्म बड़ी सेटिस्फैक्टरी चल रही है, बड़ी अच्छी फर्म है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। और केस भी बैंकिंग प्रोडक्ट में लॉगिन किया, फाइनेंशियल बेस्ड लॉगिन नहीं किया। सिबिल स्कोर्स में कोई चैलेंज नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसी फर्म में पड़ी थी प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर चार्ज लेना था, और 100% कवर बन रहा था। और उसकी बैंकिंग में जो क्रेडिट्स आते हैं, जो क्रेडिट सबमिशंस आते हैं,
वो 3 करोड़ के लगभग के क्रेडिट सबमिशंस थे, तो उसका 20% फंडिंग होती है, तो यानी कि 60 लाख की फंडिंग बन रही थी, तो 50 लाख उसको चाहिए था, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बन रही थी, राइट। तो फिर क्या हुआ, आप देखिए बैंक स्टेटमेंट एडजस्ट करने की बात है। जब हम अपने बैंक स्टेटमेंट एडजस्ट किया तो पाया कि 83% पेमेंट्स एक सिंगल पार्टी से आ रही हैं, 84% पेमेंट एक सिंगल पार्टी को ही जा रही है, ठीक है। जब गूगल सर्च किया इन दोनों पार्टीज के बारे में तो पाया, हमें गूगल पे इसका वो भी मिल गया था, जीएसटी नंबर भी मिल गया था, तो हमने जीएसटी से इसका एड्रेस भी चेक कर लिया था। हालांकि गूगल पे भी एड्रेस लोकेटेड था दोनों पार्टियों का, तो दोनों एक सेम ही एरिया में लोकेटेड थी पार्टी, और दोनों ही पार्टी एक नंदा फैमिली से बिलोंग करती थी, नंदा फैमिली से बिलोंग करती थी दोनों पार्टी। और बाद में डीप गूगल सर्च करके पता चला कि ये जो नंदा फैमिली थी ये आपस में रिलेटेड ही थे, कोई ऐसे नहीं था कि अलग अलग बंदे हैं, रिलेटेड पार्टियां थी। तो हाई राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। राउंड ट्रिपिंग साइक्लिकल से मेरा मतलब होता है कि जैसे 19 अप्रैल 2024 को 10 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए, 19/4/2024 को इस पार्टी को 10 लाख रुपए डेबिट हो गए। तो ऐसे ही 20 तारीख को, ऐसे ही 21 तारीख को, ऐसे ही मतलब मंथ के स्पेसिफिक दिनों में एक हाई राउंड फिगर की एंट्री क्रेडिट होती है और एक हाई राउंड फिगर की एंट्री डेबिट होती है। तो इसमें दो एंगल्स होते हैं हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमेशा एंट्रीज इस तरह की डाउटफुल होती हैं, क्योंकि ये जेन्युइन नेचर की एंट्रीज नहीं होती, ये बोगस बिलिंग की एंट्रीज होती हैं। मान लीजिए कि ये जेन्युइन भी है, तो आप खुद सोचिए कि एक पार्टी से आपको 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए आ गए, तो यानी कि आपके डेटर्स रिकवर हो गए, डेटर्स रिकवर हो गए, और आपने जो उससे बाइंग की थी क्रेडिटर से, क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो दैट मींस डेटर साइकिल प्लस स्टॉक साइकिल इज इक्वल टू क्रेडिटर साइकिल। डेटर प्लस स्टॉक साइकिल इज इक्वल टू क्रेडिटर साइकिल। अगर ये पेमेंट है तो मान लीजिए आपके बोरोवर की पूरे साल में 10 लाख की सेल है और पूरे साल में बस एक ही ट्रांजैक्शन है 10 लाख की, 10 लाख आया और 10 लाख चला गया, तो आप बताइए उसका डेटर प्लस स्टॉक प्लस क्रेडिटर साइकिल इक्वल है, बराबर है। पेमेंट आई इनसे और पेमेंट चली गई। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब फंडिंग सपोर्ट क्रेडिटर से पूरा मिल रहा है, तो दैट मीन्स नो एडिशनल रिक्वायरमेंट, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए बंदे की। एग्रीड। ये मैं तब कह रहा हूं अगर ये मान लीजिए जेन्युइन भी होती तो जेन्युइन करने का तरीका भी होता है कि हम चेक करते हैं कि इनके बिल्स चेक कर लें, ट्रांसपोर्टर की रसीदें चेक कर लें कि भाई कोई माल एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, यह सिर्फ हवा में बात है। रेफरेंस चेक कराया, रेफरेंस चेक नेगेटिव निकला, वहां पे जाके रैंडमली बिल्स चेक किए तो बिल्स में पाया कि बिल्स उसके कोई ट्रांसपोर्टर की रसीद नहीं थी बिल्स के अंदर, ठीक है। फैक्ट्री विजिट किया, फैक्ट्री विजिट पे पाया कि स्टॉकिंग बहुत नेग्लिजिबल थी क्लाइंट की, स्टॉक कुछ था ही नहीं। और वो फैक्ट्री भी किसकी थी, फैक्ट्री थी उसकी ये वाली फर्म की, क्योंकि इस फर्म में वो करता था मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने सेल्स वाले को बोला कि यार मेरे को तो बहुत गड़बड़ लग रही है केस के अंदर कि ये तो राउंड ट्रिपिंग कर रहा है, बोगस बिलिंग की एंट्री कर रहा है और 50 लाख की लिमिट लेके आने को चेक कह रहा है। तो मेरे को ये एंटिटी के फाइनेंशियल्स दिखाओ, लेटेस्ट फाइनेंशियल दिखाओ और लास्ट 12 मंथ्स की सेल्स की पोजीशन दिखाओ। तो पता चला कि इस एंटिटी में जो 2 करोड़ की लिमिट ली थी तो लगभग इसकी सेल्स 10 करोड़ के करीब थी, ठीक है। तो अब इसकी लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स खाली 5.5 करोड़ की रह गई थी। तो देखिए कितनी चालाकी है, क्योंकि पता है कि इस फर्म में तो फिर लिमिट इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं, उल्टा ये लिमिट रिकवर करने की बात होगी। तो यहां पे सेल डिप हो गई थी, तो ये फर्म दिखा के यहां पे लिमिट लेना चाहता था, ठीक है। अब दूसरी बात, जब इस फर्म को पहले मैंने एडजस्ट किया नहीं हुआ था तो इसकी बैंक स्टेटमेंट चेक की, तो वो भी इस तरह की ही एंट्री से भरी पड़ी थी, इस तरह की एंट्रियों से भरी पड़ी थी जो ये यहां पे मैंने मेंशन की। तो भाई मैं तो बहुत नेगेटिव हो गया कि किस तरह का बोरोवर ऑनबोर्ड हो रखा है। तो ये सारी बातों को ध्यान रख के हमने केस को तो रिजेक्ट किया ही किया, साथ में हमने इस बोरोवर को भी सक्सेसफुली एग्जिट कर दिया। इस बोरोवर को की ईगो हर्ट हो गई, रेट बढ़ा दिया, पीनल बढ़ा दिया, उसको बोला कि आप लिमिट कम करो, यहाँ पे तो लिमिट देंगे ही नहीं, ये लिमिट भी कम करो, आपकी सेल मैटर नहीं है, ये नहीं है, ईगो हर्ट हो गई। तो दूसरे बैंकों में अप्लाई करने लग गया, तो दूसरे बैंकों में कोई बुद्धू बन गया होगा कोई बैंक, ठीक है, जो अंडरराइट अच्छे से नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे वो शिफ्ट कर गया और हमने उसका टेक ओवर डीडी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 2 केस थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस करने थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।